सभी टीचर्स एंड पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जून की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो इन छुट्टियों के अंदर आपको 1 मंथ में बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है। तो उस हॉलीडेज़ होमवर्क को कैसे टीचर्स की तरफ से दिया जाना चाहिए, क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पेरेंट्स को वो होमवर्क अपने बच्चों को करवाते समय क्या-क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए, और स्पेशल आपके लिए कि आपको वो चीज़ कैसे करनी चाहिए। कितना कौन-सा पार्ट याद करना चाहिए, कौन-सा पार्ट लिखना चाहिए। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, वो हम सीरीज़ वाइज़ डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए है, तो इस वीडियो को बीच-बीच में स्किप करके मत देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर हम एक-एक के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसे हमने सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिया है, जैसे मैथ। मैथ के अंदर अगर आपके बच्चे का बेस मज़बूत नहीं है, तो आप उस बेस को मज़बूत बनाइए। अब बेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, मोस्टली सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके अलावा काउंटिंग और टेबल, दीज़ आर द मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स, बिकॉज़ काउंटिंग और टेबल्स के बिना आप मल्टीपल और डिवाइड तो नहीं कर सकते। मतलब प्लस और माइनस बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ही आप उस पार्ट के ऊपर पहुँचोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होगी, वो काउंटिंग की और टेबल की पड़ेगी। और ये एक ऐसे दो दो फैक्टर्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा हम मिस करते हैं, खासकर प्राइमरी एजुकेशन में। और मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये टोटली प्रैक्टिकल हैं। आप अपने बच्चों के साथ इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके बच्चों को आपने आपने इन चीज़ नोटिस किया होगा कि आपके बच्चों को टेबल डायरेक्ट आती हैं, काउंटिंग भी डायरेक्ट आती हैं, लेकिन हम बात करें उनको रिवर्स, या जिसको बोलते हैं कटवा पहाड़े या कटवा गिनती, जैसे रैंडमली, तो वो उन बच्चों को नहीं आती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उनको मल्टीप्लाई सिखाना चाहते हैं, एक जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया उसको, दो दो या तीन डिजिट का बच्चों को, उसमें मान लो हमें 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बच्चा तो डायरेक्ट उसको बोल देता है 7 8 जा 56, या 7 8 56। लेकिन दूसरा जो बच्चा होता है, वो पूरी टेबल काउंट करता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, इस टाइप में। तो आप सोचो उसको कितना टाइम लगता होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो आपका बच्चा कंपटीशन में मतलब पिछड़ जाएगा, बहुत उसको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जो मेन चीज़ जो आती है बेसिक के अंदर, वो सबसे पहले, मैं तो प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड से सबसे पहले कहूँगा कि आपके बच्चों को काउंटिंग और टेबल्स आनी चाहिए। और वो भी सिंपल नहीं आनी चाहिए, उसको रैंडमली आनी चाहिए, कटवा आनी चाहिए। और कटवा का तरीका क्या होता है, कैसे सीखनी होती है, उन चीज़ों के बारे में हम अदर वीडियो में किसी में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन मैं अभी सिर्फ मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये सिर्फ आपकी जून की छुट्टियों के रिगार्डिंग ही बनाया है कि कैसे टीचर्स को क्या-क्या होमवर्क देना चाहिए। तो जून इसमें टीचर्स जो सबसे मोस्टली गलतियाँ करते हैं, हमने भी की हैं वो चीज़ें। और तो उसके अंदर टीचर्स थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए ना दें। मतलब मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि हमारे टीचर्स भी हमें देते थे कि एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार रिपीट कर दो। मतलब जैसे मान लो 1 से लेके आपने 2 चैप्टर 3 चैप्टर करवाए हैं, इन्हीं चैप्टर को 2 बार 3 बार रिपीट करने के लिए दे देते हैं। अब किसी बच्चे को समझ में आता है, तो उसको लिए तो एक ही काफ़ी है। और जिसको समझ में बिल्कुल ही, जिसका बेस ही मजबूत नहीं था उस टाइम पे, मतलब 1 से 2 महीने जो स्कूल लगे हैं, उसके लिए चाहे आप 5 बार दे दो, चाहे 10 बार दे दो, उसके लिए उसको समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो अब भी समझ में नहीं आएगा। तो जस्ट वो कॉपी पेस्ट करेगा, और उस कॉपी पेस्ट का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितनी भी नोटबुक भरवा सकते हो। और अपने आप तक अब तक ये चीज़ देखी भी होगी कि बच्चे बच्चों जिन बच्चों को याद नहीं होता है, उनके पीछे सबसे मेन वजह यही होती है कि बच्चे लिखना तो जानते हैं, लिख लेते हैं, सारा होमवर्क कर लेते हैं। और जो होमवर्क आप देने वाले हो इन छुट्टियों के अंदर, वो बच्चे 10 दिन के अंदर फिनिश कर देंगे। मतलब 10 दिन भी नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, आज फर्स्ट 31 को होमवर्क मिला, और 2 दिन के अंदर तो एक सब्जेक्ट का होमवर्क खत्म भी हो गया, अगर टीचर ने पहले दे दिया होगा तो। ठीक है, तो मतलब लिखना एक सॉल्यूशन नहीं है कि आप ये सोचो। तो उसके बजाय हमें करना क्या चाहिए, आप बच्चों को टेबल्स दीजिए,
बजाय के लिखने के आप लिखना कम दे दीजिए, लर्निंग के ऊपर करवाइए फोकस। ठीक है, लर्निंग दे दीजिए, टेबल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। बच्चे का जो माइंड होता है ना बहुत शार्प होता है, वो आप उसको मतलब बाउंड मत कीजिए, बांधिए मत किसी उसके अंदर के ये छोटे बच्चे हैं बस 20 तक ही याद करेंगे, क्योंकि हमने अब देखा है कि मोस्टली इंडिया के अंदर आप 20 तक बच्चों को टेबल आनी चाहिए, बस ये एक क्राइटेरिया बना रखा है। तो आप बच्चों को उससे ज़्यादा याद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है। और रहती है काउंटिंग की बात, तो काउंटिंग के अंदर जैसे हम बात करें तो सॉरी, टेबल की बात कर रहे थे हम। टेबल के अंदर आप बच्चों को आगे तक 30 40 तक आप टेबल दीजिए, लिखनी दीजिए, और उनको याद, मेन जो वर्क होना चाहिए वो याद करने का होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं काउंटिंग की। तो स्कूल्स के अंदर जैसे हमने दे दी 1 to 1000 काउंटिंग, 2000 काउंटिंग, ऐसे स्कूल्स के अंदर होमवर्क मिलता है। बच्चों को पहचान नहीं है 100 तक भी। मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपको, जस्ट ये नहीं है कि फर्स्ट सेकंड के लिए बता रहा हूँ, पूरे प्राइमरी सेक्शन के, इससे वो भी बातें कर रहा हूँ मैं। तो ये आप किसी बच्चे से पूछिए, हिंदी में तो काउंटिंग मोस्टली आती ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि आजकल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है टोटली इंग्लिश मीडियम के ऊपर डिपेंड हो चुका है, तो सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। तो पेरेंट्स भी थोड़ा मतलब पीछे हटते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें, हमारे बच्चों को हिंदी में नहीं आती हैं। और वो, अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर आपका टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप ये गारंटी मानिए कि उन बच्चों को खुद से आएंगी भी नहीं। तो इसके लिए आपको एफर्ट करने होंगे खुद से, अपने बच्चों को हिंदी में या जो भी उसकी मातृभाषा है, लैंग्वेज है, उसके अंदर उन बच्चों को वो सिखाइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समाज से जुड़ने के लिए, आने वाले टाइम में अपने आप को एक धारा से जोड़ने के लिए। ठीक है। तो काउंटिंग भी कैसी आनी चाहिए, रेगुलर काउंटिंग तो आनी चाहिए, उसके साथ रिवर्स काउंटिंग भी आनी चाहिए, मतलब जिसको हम उल्टी टेब का गिनतियाँ बोलते हैं। ठीक है, उसमें उससे पहचान हो जाएगी बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता। 100 तक काफ़ी है। अगर आपका बच्चा 100 तक इंग्लिश में भी बोल देता है, मोस्टली हिंदी में भी बोल देता है, तो आपका बच्चा कहीं पे भी मार नहीं खा गया लाइफ में। तो ये मैंने अभी जो बातें की हैं वो 6 पॉइंट पे बात की हैं, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड और काउंटिंग और टेबल्स, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथ्स के अंदर और क्या दिया जाना चाहिए। आप, अगर आपको ये लगता है कि बच्चे का, मेरे बच्चा ये चीज़ें सीख चुका है, इसका बेस मजबूत है, तो आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। आप उसको स्केयर्स दीजिए, 1 to 30, 1 to 50 स्केयर्स याद करवा दीजिए, क्यूब्स याद करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि स्केयर और क्यूब से बहुत सारे ऐसे मेथड्स निकलते हैं वैदिक मैथ के अंदर भी, तो आपके बच्चे की जो कैलकुलेशन होती है वो फास्ट हो जाती है। जो जो माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत तरह के ऐसे मेथड हैं। और हम आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में भी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इनकमिंग वीडियोस के अंदर, और उसके बारे में पढ़ाया भी जाएगा। सो इसके मैथ्स के बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर मोस्टली पेरेंट्स होमवर्क जो देते हैं, मोस्टली जो टीचर्स जो होमवर्क देते हैं वो भी लिखने वाला ज़्यादा होता है। तो लिखने की बजाय, मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लिखने की बजाय ज़्यादा फोकस कीजिए लर्निंग के ऊपर, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से ही आता है। तो जब तक आपका बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, तब तक वो उस चीज़ के अंदर इम्प्रूव नहीं कर सकता, और खासकर लैंग्वेज के अंदर। तो हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं मिक्स बात करूँ, तो ये एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है रीडिंग एंड रीडिंग एंड स्पीकिंग। हमारे, हम जब जेबीटी बीएड करते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है, एक मेथड होता है लर्निंग का, LSRW। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो तो, सर्चिंग किया हो तो, LSRW मतलब फर्स्ट जो स्टेप होता है वो लिसन होता है, लिसनिंग। दूसरा जो होता है स्पीकिंग। थर्ड जो टॉपिक होता है वो होता है रीडिंग। और फोर्थ जो होता है राइटिंग। मतलब इसके अकॉर्डिंग हम हमारा पैटर्न फॉलो करते हैं, या हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन होता है इसके बिल्कुल उलट है। हम सबसे पहले राइटिंग के ऊपर करते हैं फोकस, और फिर रीडिंग के ऊपर करते हैं, फिर स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर करते हैं। मतलब स्पीकिंग तो मे भी सबसे लास्ट में, उसको भी हम पलट देते हैं। बच्चा सारे काम करता है लेकिन स्पीकिंग नहीं करता। तो सबसे मेन वजह यही है कि हम लिखने पे हद से ज़्यादा फोकस करते हैं, रीडिंग के ऊपर, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बहुत ही कम फोकस करते हैं। तो आप अपने बच्चों को अगर हिंदी की बात करें, तो उनको सबसे पहले तो हिंदी अच्छी तरह पढ़ना सिखाइए।
छोटे बच्चों को अगर पहचान नहीं है तो अक्षरों की पहचान, वर्णों की पहचान करवाइए। इसी तरह इंग्लिश के अंदर उसके बाद उनकी वोकैब को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हिंदी के अंदर तो हम ज़्यादा इतना नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें, मतलब हिंदी में आप अगर फोकस कर रहे हो तो आप व्याकरण के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, बच्चों को नई नई स्टोरी सुनाइए, कहानियाँ सुनाइए। इसके अलावा आप इंग्लिश के अंदर उनकी वोकैब को इम्प्रूव कीजिए, बच्चों को टेंसेस के बारे में सिखाइए, ग्रामर पार्ट को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए उनका। और सबसे मेन चीज़ है वर्ब्स। आप एक्शंस बच्चों को लिखवाइए और उनको उनकी तीनों फॉर्म उनको अच्छी तरह रिवाइज करवाइए। और तीनों फॉर्म भी कौन सी, एक तो वीक वर्ब होती हैं और एक होती हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। तो आप बच्चों को सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स पे। तो 150-200 के आसपास आपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लिखवा दी और उनको बार बार बच्चा मेमोराइज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कुछ टाइम में वो परफेक्ट हो जाएगा उन चीज़ों में। ये छोटी क्लासेज में ही आप करवा देंगे। मान लो थर्ड क्लास तक हमने बच्चों को, थर्ड या फोर्थ क्लास तक बच्चों को अच्छी तरह ये चीज़ें सिखा दी हैं, उसके बाद फिर ग्रामेटिकल पार्ट आता है। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सारी चीज़ें इंप्रूव कर जाएगा, फिर टेंसेज भी सीख जाएगा, ग्रामेटिकल के जो अदर चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी सीखना स्टार्ट कर देगा वो। लेकिन सबसे मेन होती है वोकैब। तो आप अपने छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा वोकैब के ऊपर फोकस करवाइए, बजाय कि सिर्फ एक ही होमवर्क को बार बार रिपीट करना, या फिर क्वेश्चन नंबर, लेसन नंबर, जितने भी लेसन हैं उनके सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नोट करना 2 से 3 बार। तो दिस इज नॉट द राइट वे फॉर गिविंग हॉलीडेज होमवर्क। तो मेरी ये पेरेंट्स से भी, मेनली टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपना होमवर्क देने का जो तरीका है इसको प्लीज़ थोड़ा चेंज कीजिए। इसके साथ ही हम बात करते हैं ईवीएस की। ईवीएस के अंदर मोस्टली अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आप, जो भी हमारी जीके वगैरह होती है उसके अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं आजकल। तो उन चीज़ की नॉलेज दीजिए बच्चों को। कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाइए बच्चों को, कुछ स्किल्स सिखाइए। इसके साथ ही मैं बात करूँगा कुछ स्किल्स की। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ पेंटिंग्स सिखाइए, सिंगिंग सिखाइए। कुछ आजकल सभी के हाथ में मोबाइल होता है, तो बच्चों को कुछ एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, इस टाइप की कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए। क्योंकि सारा दिन आपका जो बच्चा होता है कुछ ना कुछ मोबाइल तो देखता ही है वो, मतलब 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल के ऊपर स्पेंड करता है। तो क्यों ना उसका जो माइंड को आप उसको ना डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे आपने सुना होगा कि हम जो एनर्जी होती है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो हमें भी उस जो फॉर्म है एनर्जी की उसको डाइवर्ट करना है। तो उसको थोड़ा क्रिएटिव वे में ले जाइए बच्चों को, उसकी एनर्जी को। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता उसका मन उन दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा लगता है बच्चों का, आपने देखा भी होगा। तो आप बच्चों को कंप्यूटर के बेसिक सिखाइए। अगर आपके घर पे कंप्यूटर है आसपास, आपके गांव में, शहर में है, तो आप 1 महीने उनकी कंप्यूटर क्लास लगा दीजिए। वहाँ पे बच्चा टाइपिंग सीख सकता है, हिंदी में भी सीख सकता है, इंग्लिश में भी सीख सकता है, या जो भी उसकी मातृभाषा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, मोस्टली हमने सारी चीज़ों के बारे में एक एक डिस्कस कर लिया है। फिर हम थोड़ा बड़े लेवल पे आते हैं। प्राइमरी एजुकेशन के बाद हम बात करते हैं सीनियर बच्चों की। सीनियर बच्चों को ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूँ, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक्स की, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, काउंटिंग और टेबल्स। ये सभी सभी इसके अंदर परफेक्ट होने चाहिए। और हिंदी खासकर अपनी लैंग्वेज, मातृभाषा के अंदर, नॉट इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपने नोटिस किया होगा 28 वर्ड्स होते हैं मोस्टली। 28 वर्ड्स के अंदर आप 100 तक काउंटिंग सीख जाते हो। लेकिन हिंदी में सीखने के लिए आपको 100 के 100 वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि शब्द डिफरेंट है। तो वहाँ आपकी जो मेहनत है वो ज़्यादा लगती है। तो पेरेंट्स और टीचर्स थोड़ा पेशेंस भी रखें इस चीज़ के लिए, बच्चे भी पेशेंस रखें। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती है कि आप ये सोचो आज मैंने स्टार्ट किया और हमें जल्दी से आ जाएंगी। लेकिन आप लगातार एफर्ट कीजिए, खुद से एफर्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा कुछ टाइम के बाद। उसके बाद जो सीनियर बच्चे हैं, अपने ग्रामेटिकल पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, वर्ब सीखिए। इसके अलावा आप कुछ चार्ट मेंटेन कीजिए। ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं करना चाहें तो। कुछ चार्ट ऐसे बनाइए जो, जैसे स्क्वायर्स के हो गए, क्यूब्स के हो गए,
ये आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं उन चार्ट्स को वहाँ पे लगा लीजिए, और जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा उठना बैठना होता है आपका, और वहाँ पे बार-बार आपके नज़रों के सामने ये रहेंगे, तो आपको याद भी जल्दी हो जाएँगे। इसके अलावा मार्केट से आप अपने पेरेंट्स को बोल के एक कोई कंपटीशन की बुक ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा 3rd या 4th क्लास में है, ठीक है? 4th क्लास में तो आप नवोदय की या सैनिक स्कूल की किसी भी कोई बुक परचेज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो बड़े बच्चे हैं, 6 या वो हैं, वो किसी भी कंपटीशन की कोई मार्केट से बुक ले सकते हैं। अब उनको वो चीज़ें देखने के लिए बोलिए कि देखो इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें और इसमें देखो क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो बच्चे का जो माइंड है वो थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट वे में सोचना स्टार्ट करेगा कि अरे! वो ये तो वही चीज़ें हैं जो हम अब तक करते आए हैं। मतलब अब भी कर रहे हैं, बस थोड़ा-सा तरीका चेंज हो गया है। वहाँ पे जो क्वेश्चन हम 5 मिनट में कर रहे थे, उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में या 1 मिनट में सॉल्व कर कैसे करना है, इस तरह के भी मेथड दिए होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे का जो सोचने का दायरा है वो भी इंक्रीज़ होगा, और आपका बच्चा इंटेलिजेंट भी होता जाएगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा जो मेन फ़ोकस है वो सबसे ज़्यादा मेरा मेन पॉइंट यही है इस वीडियो को बनाने का कि पेरेंट्स इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें। टीचर्स ने तो अपना काम दे दिया, अब बात आती है पेरेंट्स की और बच्चों की। आपने नोटिस किया होगा कि सभी बच्चे अपने मम्मा के, बुआ के कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, ठीक है? इस मंथ में जाते हैं, और जाइए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। घूमना-फिरना ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ होती है, यहाँ आपकी यादें क्रिएट होती हैं। तो इसके अंदर पेरेंट्स की क्या भूमिका है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, और ख़ासकर होमवर्क मिलने के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आपके लिए है ये, और पेरेंट्स के लिए, कि आप एट ए टाइम सारा होमवर्क मत कीजिए। मान लो जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको टेबल्स ही मिली हैं, तो आप ये सोचो कि आज ही मैं इसको फिनिश कर दूँ, टोटली की टोटली याद किया ही नहीं आपने। लर्निंग पे तो फोकस कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ आपने 10 बार 20 बार, मान लो टीचर ने आपको 30 बार दे दिया लिखना, आपने उसको एक ही दिन में फिनिश कर दिया। मतलब लिखने का काम मैक्सिमम आपने हर सब्जेक्ट का 10 दिन में कंप्लीट कर दिया, 20 दिन जो है आप टोटली इंजॉयमेंट को देने वाले हो। तो ये राइट वे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पूरा मंथ आपका बिना किसी पर्पज़ के ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसको वेस्ट करने के बजाय आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता कीजिए। 1-2 बार लिखिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हमारा मैं शुरू में ही रिपीट कर चुका हूँ कि मेन फ़ोकस जो है वो लर्निंग के ऊपर रखिए। टीचर्स का भी ये सबसे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए कि आपके बच्चे रीडिंग करके आएँ, अकेली राइटिंग करके नहीं आएँ। और यही फ़ोकस पेरेंट्स का भी होना चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चे तो देखो खुद करेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो उस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए कि आपका बच्चा जो भी होमवर्क कर रहा है वो एट ए टाइम सारा नहीं कर रहा है। ठीक है? अगर 10 टाइम्स अगर उसको काउंटिंग टेबल्स लिखने के लिए मिली हैं, तो आप उसको वन बाय वन एक दिन लिखवा दी, उसको बार-बार रिपीट करवाई, याद करवाई, फिर अगले दिन फिर लिखवा दी, फिर याद करवा दी। तो इस प्रोसीजर में क्या है कि वो काफ़ी चीज़ें लर्न कर चुका होगा। तो बस यही मेन पॉइंट थे मेरी तरफ से। और इसके अलावा आजकल जो ज़माना है वो डिजिटल हो चुका है टोटली, और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सब बच्चे के पास मोबाइल है, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, सभी प्लेटफॉर्म मोस्टली यूज़ करते हैं। तो 2 से 4 घंटे मोस्टली सभी इसके ऊपर बिताते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ नई स्किल्स नहीं सीख रहे हैं। तो आप अपने जो बड़े बच्चे हैं खासकर कोशिश कीजिए अपने बच्चों को थोड़ा-सा डिफरेंट सोचने के लिए। आप बहुत तरह के आजकल कुछ कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर जो ऑनलाइन होते हैं। एक मिनिमम से चार्जेज़ के साथ वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वहाँ से बहुत सारी ऐसी नॉलेज सीख सकते हैं जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएँगे। मतलब आपके जो स्कूल की जो एजुकेशन है 20 साल 15-20 साल की एजुकेशन, वो कभी भी आपको वो चीज़ें नहीं सिखाएगी। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सिखाएगी, आपको स्पीकिंग के डिफरेंट वे जो हम स्कूल्स में सीखते हैं, जो मेथड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उससे से हट के कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग मेथड्स होते हैं, या बहुत सारी स्किल्स होती हैं, पेंटिंग, सिंगिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी हो, टाइपिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं
तो आप वहाँ पे सीख सकते हो। गूगल के ऊपर एड्स लगाना, फेसबुक पे एड्स चलाना, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाना, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि मतलब नए ज़माने की नई जॉब्स भी हैं ये। यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज मांगी जाती है, और आने वाला जो टाइम है वो टेक्निकल ही है। आपके बच्चे को जितनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर उसके लिए जॉब होगी, या खुद का वो कुछ ना कुछ सेटअप कर सकता है। तो आप बच्चों को ये नई नई चीज़ें करवाइए, उनको सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, और थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट हल्की फुल्की, कुछ कोई 500 रुपये स्टार्ट हो, कोई 1000 रुपये से, इस टाइप के छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें बेकार हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। और आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को कुछ नई नॉलेज प्रोवाइड करवाइए। और होप बहुत सारी मैंने चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं, और मैं भी आपको कुछ समझ में आई होंगी, कुछ ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ कम बता दी हैं या ज़्यादा बता दी हैं। तो मैं आपको सुधार की जो गुंजाइश होती है वो हमेशा बनी रहती है। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कुछ कम या ज़्यादा किया जाना चाहिए, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं उसमें, या उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और सब जाते जाते एंडिंग में मैं एक ही बात कहूँगा कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से ही आता है। लैंग्वेज सीखने का और ज़्यादा कोई मेथड नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो कि हमें सिर्फ पढ़ना से बुक्स बुक्स पढ़ते रहे और हम बोले ना बिल्कुल भी, तो आपको नहीं आएगा। बोलिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। जितने ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा उनको लैंग्वेज समझ में आएगी। तो स- सभी पेरेंट्स और टीचर्स को के पास अगर कुछ और अपने व्यूज़ हैं, कुछ और थॉट्स हैं कि इसके अंदर क्या ऐड होना चाहिए जो मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पर्सनल कुछ बातें पूछनी है या शेयर करनी है, तो आप मेरे से कॉल पे भी डिस्कस कर सकते हैं। सो सभी को मेरी तरफ से दोबारा से नमस्कार। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इसको लाइक और कमेंट वगैरह भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।